टेस्ट। सो आप लोग भी इजी चैप्टर्स हैं और जो बच्चे दे सकते हैं इट्स ओके, जो नहीं बच्चे दे सकते हैं टेक इट एज एन असाइनमेंट। सो वी वर डूइंग एंजाइम्स चैप्टर। मैम यस महक। मैम आपने ट्यूसडे बोला था टेस्ट। बट नहीं, आपकी इसी क्लास में बाद में चेंज हो गया था, इट्स ऑन मंडे। मयंक ने पूछा था मंडे और ट्यूसडे, सो आई सेड नहीं, इट्स ऑन मंडे आफ्टर द क्लास। ठीक है, क्लास के बाद ही होगा। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टुडे? नो मैम। ओके, नो वरीज बच्चे, टेक इट एज एन असाइनमेंट देन। जितने बच्चे टेस्ट की फॉर्म में देंगे दे विल स्टे बैक, और बाकी बच्चे एज एन असाइनमेंट लिख के देंगे कि दे आर गिविंग इट एज एन असाइनमेंट। बट यू हैव टू सबमिट बाय 6, ओके? नॉट बाय 6, 6:30। सो बच्चे, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे थे एंजाइम्स, और एंजाइम्स के बारे में आपको मैंने फैक्ट्स भी बताए थे। एंजाइम्स के बारे में आपको बताया था दे आर प्रोटीनेशियस और they act as biocatalyst. Generally they are made up of protein. सिर्फ ribozymes होते हैं which are not made up of proteins. All the enzymes, they are proteinaceous in nature except, okay, wait, is it audible now? Yes, everyone, is my voice audible, clear? Meenakshi, is it clear now? Yes, ma'am. Okay. सो बच्चे देखो, मैंने आपको टॉपिक बताया एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स में हम पढ़ रहे थे दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर और ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स ऐसे हैं एंजाइम्स विच आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। राइबोजाइम्स किसी और चीज के बने हैं, बट अदरवाइज ऑल प्रोटीन्स दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। तो हमने यही शुरू किया था चैप्टर, एंजाइम्स के बारे में टॉपिक चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और एंजाइम्स के बारे में आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिवीजन। पहले आपको बताया था दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका वेट काफ़ी हाई होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। What do they do? आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हमने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ डू दे एक्ट, एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मतलब आप लोगों को बताया था अगर आप सुक्रेस लोगे तो शुगर केन शुगर को ही डाइजेस्ट करेगा। दूध पियोगे तो दूध में शुगर है, लेक्टोज, लेक्टेज एंजाइम उसी पे एक्ट करेगा। So they are specific in their action. They increase the rate of chemical reaction. They are specific in their actions, and they act as biocatalyst. ये point आप देख चुके हो. They act as biocatalyst. Biocatalyst मतलब they help in enhancing the chemical reaction. Chemical reaction बहुत जल्दी हो जाता है. They work at optimum temperature and pH. ये आप लोगों को बताया था. Optimum pH मतलब न्यूट्रल के आसपास होगा, and temperature. और टेम्परेचर के लिए आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जांपल, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे यू फील एक्टिव। एट लो टेम्परेचर जैसे सर्दियों में आप लोगों की एक्टिविटी लो हो जाती है बिकॉज एंजाइम्स दे आर लेस एक्टिव। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जून जुलाई में बहुत नींद आती है, अगेन एंजाइम्स आर हाईली इनएक्टिव। तो एंजाइम की वजह से हम लोग लेथार्जिक फील करते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इनकी जो क्वांटिटी है बहुत थोड़े अमाउंट में दे आर रिक्वायर्ड, स्मॉल अमाउंट। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके बाद शायद याद हो आप लोगों को बताया था इसका नॉमेनक्लेचर, हाउ डू वी नेम देम। नॉमेनक्लेचर में जो भी नाम है उसका सुफिक्स हम हटा के, तो नॉमेनक्लेचर में दैट मीन्स गिविंग नेम, और नेम देने के लिए आप लोगों को बताया था नॉट सुफिक्स, इट इज फ्री प्रीफिक्स। आप एंजाइम में जैसे सपोज सुक्रोज पे एक्ट कर रहा है तो ओज हटा के हम क्या लगा दिया था हमने, एज। यस, तो इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं एज टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन विच इट इज एक्टिंग।
इट इज एक्टिंग ऑन सुक्रोज, तो एज लगा दिया, सुक्रेस बन गया. दिस इज हाउ वी नेम देम. बट देयर आर फ्यू एंजाइम्स विच आर नेम्ड आफ्टर देयर सोर्स. तो एक तो हमने ये बताया कि नेमिंग हो सकती है सबस्ट्रेट के बाद. दूसरा आपको बताया था ऑन द बेसिस, और सोर्स में एग्जांपल बताया था पेप्सिन. पेप्सिन जो है, यस पपायन, पेप्सिन जो जगह जहां से निकलते हैं, पपायन आपको बताया था पपाया से निकलता है. और यस, और ये भी बताया था इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अबॉर्शन पिल्स. दैट इज व्हाई पपाया इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फिर उसके बाद आता है, दे आर बेस्ड ऑन देयर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्टिकुलर फंक्शन या एक्शन. एक्शन पे अगर हम बात करेंगे, अगर डीहाइड्रोजनेस कर रहा है तो हाइड्रोजन रिमूवल, डीकार्बोक्सिलेज है तो रिमूवल ऑफ कार्बन. तो दिस इज हाउ दे आर नेम, डीकार्बोक्सिलेज as it is removing carbon. D means removal. Deoxygenase क्या नाम हो जाएगा, removal of oxygen. Dehydrogenase, dehydrolase का मतलब हो जाएगा removal of water. I think it is clear. So this is how we name them. और इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट वाज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के लिए आप लोगों को मैंने कोड बताया था, इट इज OTHLIL. O से था ऑक्सीडो रिडक्टेस, तो एंजाइम हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. T से था ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज oxidation or reduction. Pallavi, I hope you're getting everything. Pallavi? Okay, I'll share the link also, जो last lecture हुआ था, तो I'll share the link with you also. So आपको clear हो जाएगा. Pallavi? तो हम ओके, तो क्लासिफिकेशन में जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम, इसको क्लासिफाई किया गया, ग्रुपिंग किया गया. एंड ग्रुपिंग सबसे पहले था O से ऑक्सीडो रिडक्टेस. प्लीज म्यूट योरसेल्फ रजे. T से था ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज नाम से पता चल रहा है हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम वन ऑफ द एटम फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर. H से क्या था, हाइड्रोलेस, हाइड्रा मतलब वाटर. L से है लाइजेस, लाइजेस का मतलब है ब्रेकडाउन. Yes, I says isomerases. Isomerases helps in formation of isomers. Ligases helps in joining. तो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न देम. ये पल्लवी आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं. आई विल शेयर दैट लिंक, तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा. बाकी बच्चों को आई होप क्लियर हो चुका होगा. हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज रिलेटेड टू एंजाइम्स. और एंजाइम हमारी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शायद बताया था कि अगर आप एक बाइट खाते हो, आपने फूड खाया है, तो इट विल टेक 2 days या कुछ आवर्स टू कंप्लीट डाइजेशन. आप फ्लैश खाते हो, चिकन खाते हो, minimum 24 hours are required for its digestion, but because of presence of enzymes its digestion is quick. आप मॉर्निंग में आपने चिकन बर्गर खाया, फिर दोपहर को आपने फिर चिकन चपाती खा ली, शाम को फिर चिकन खाया. हमारी बॉडी की टेंडेंसी नहीं है टू डाइजेस्ट इट इजीली विदाउट एंजाइम्स. इट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम्स द प्रोसेस इज वेरी क्विक. और एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन के लिए सबको याद होंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन स्टमक में आते हैं, जो एक्ट करते हैं HCl में. अब एंजाइम का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे. एंजाइम, ये आप लोगों को बताया था, इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. एक बना होता है प्रोटीन का, एपो एंजाइम, और दूसरा पार्ट होता है नॉन प्रोटीन विच इज कोफैक्टर. यस, प्रोटीन के 2 पार्ट्स होते हैं. ये एंजाइम है, एंजाइम में 2 पार्ट्स आएंगे. एंजाइम को, एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिला के बोलते हैं हॉलो एंजाइम. आपको सिर्फ याद करना है, यू कैन राइट डाउन. अगर आपने लिखा है इट्स गुड, बट ध्यान से सुनो. इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. एक पार्ट आता है प्रोटीन पार्ट, एक आता है नॉन प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन पार्ट इज एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोफैक्टर. कोफैक्टर कैन बी लिविंग, it is organic, it can be a prosthetic group.
मैम प्रोस्थेटिक मीन्स प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने शायद बच्चे आप लोगों को बताया था. इट कैन बी आयरन, इट कैन बी कॉपर, तो अदर देन एनी मेटल, मेटल और नॉन मेटल. ओके मैम. ओके. तो कोफैक्टर चाहे वो हमारी बॉडी से हो सकता है ऑर्गेनिक, चाहे वो मेटल आयन हो सकता है. तो एपोएंजाइम और कोफैक्टर. नेक्स्ट जो आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक, राइट डाउन नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. तो अब आप लोगों को क्लियर होगा nature of enzyme action. This is the topic we are going to start with, and I'll try कि आज finish हो जाए topic. You just have to listen and write down the important parts. अब एंजाइम कहते हैं काम कैसे करता है. तो एंजाइम काम बहुत सिंपल से करता है. एंजाइम, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि एंजाइम की पर्टिकुलर शेप होती है एंड इस शेप में एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके ज्वाइन कर सकता है. दिस फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स. एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग हैं. अब देखो सबस्ट्रेट की शेप ये हो सकती है, ये हो सकती है. ऑब्वियसली जिसकी शेप इसके साथ एक्टिव साइट, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. एंजाइम प्रोटीन का बना है, इसके अंदर साइट होती है एक्टिव साइट. एक्टिव साइट की शेप का जो सबस्ट्रेट है सिर्फ वो ही बाइंड कर सकता है. ये नहीं बाइंड करेगा तो ये इसका कोई काम नहीं है. तो एंजाइम reacts with substrate to form enzyme and substrate complex. This is enzyme, this is substrate. अब what enzyme was that shape one? with this is in substrate. This one, this is, you talking about मैम this. यस मैम. बच्चे एंजाइम में कोई भी सबस्ट्रेट, सपोज आपने दूध पिया है, दिस इज योर लेक्टोज. देन मैम lactose in it is a substrate. yes, substrate means a molecule which we need to digest. और Okay एंजाइम, मैम. इसके लिए एंजाइम लिया एग्जाम्पल है. ये एंजाइम का लेक्टेज का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है. दिस इज एंजाइम विच इज एक्टिंग ऑन लेक्टोज. सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. कोई भी एंजाइम, कोई भी सबस्ट्रेट जो उसकी शेप में उसके साथ रिजेंबल करता है, इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. दोनों में रिएक्शन होता है. रिएक्शन के बाद देखो क्या होगा उसका. This enzyme will change the substrate into product. And then this enzyme and product will be separated. तो सिंपल सी चीज की एंजाइम सबस्ट्रेट ज्वाइन किए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम ने प्रोडक्ट बनाया और एंजाइम प्रोडक्ट जो सेपरेट हो गए. इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, एंजाइम का सिर्फ फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड एक्टिव साइट, दिस साइट टू द एंजाइम, टू द सबस्ट्रेट. और आप वो वैसे का वैसा रहता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड. कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको. एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. और अगर हम इसको, ओके आई विल रिपीट उत्कर्ष, जस्ट लुक एट द डायग्राम केयरफुली. एंजाइम जो है इसके पास एक्टिव साइट होती हैं. तो एंजाइम बाइंड्स टू द, सॉरी, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. और एक्टिव साइट में वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. और एंजाइम सबस्ट्रेट जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू एंजाइम प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग. एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग या आफ्टर द रिएक्शन, ओनली द सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट. इसको फिर से लिखते हैं. इसको अगर आप ध्यान दो तो मैंने क्या किया, एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन किया, दोनों ने मिलके बना दिया ES. ES changes to EP, that is enzyme product. Then enzyme is separated from product. I hope it is clear. It is very easy. Now write down nature of enzyme action. First, nature of enzyme action. ये आपने इक्वेशन लिखनी है जो ऊपर लिखी हुई है. अब इसको, इसी चीज को हम पॉइंट्स में लिखते हैं. The substrate
स्टेप्स में लिखो, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम, the substrate binds to the active site of enzyme. The substrate binds to the active site of enzyme Ma'am, yes can you show the previous slide? Okay, the substrate binds to the active site of enzyme. Next point, the active site breaks the chemical bonds of the substrate. The active site breaks the chemical bonds of the substrate and new enzyme product is formed. New enzyme product is formed. Ma'am, can you repeat? Okay, Elena. बच्चे सबसे पहले मैंने बोला था substrate binds to the active site of enzyme. Second point is active site breaks the chemical bonds of the substrate and new enzyme product complex is formed. A new enzyme product complex is formed. Next point, the enzyme releases the product. The enzyme releases the product and is free to bind to another molecule. And is free to combine. Please repeat. The enzyme releases the product and is free to bind to another molecule. I'm free to bind to another. Free to bind to another molecule, yeah, another substrate. अब इस एंजाइम ने किया क्या ऐसा? You have to write this equation also with that question जो आपने लिखा है nature of enzyme action. अब इसने ऐसा क्या किया? Just look at the diagram carefully, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये ग्राफ में क्लियर होगा. तो टाइम वर्सेस फ्री एनर्जी. जनरली क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा. तो आई एम जस्ट मेकिंग अ डायग्राम जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं दे आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स. बट in order to change from reactant to product, they have to pass this barrier. और ये जो बैरियर है इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी. और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वाला जो बैरियर बनाया हमने, दिस इज विदाउट एंजाइम. ये विदाउट है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ विदाउट. दिस इज विदाउट एंजाइम. लेकिन अब सपोज हमने एंजाइम ऐड कर दिया, देन ये रिएक्शन बनाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बट दिस पाथ इज रिड्यूस्ड. तो मेन फंक्शन दिस इज विद एंजाइम.
So what is the main function of enzyme? To lower down the activation energy. The main function of enzyme to lower down the activation energy. Please draw this diagram. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you explain this again? यस आई डू दैट बेटे. देखो आप लोग ये बच्चे ऊपर देखो, एंजाइम ने क्या किया था, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया था या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट, है ना. सबस्ट्रेट से क्या बनाना था उसने, प्रोडक्ट. तो मैंने सबस्ट्रेट को बोल दिया रिएक्टेंट. एक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में आप पढ़ते हो रिएक्टेंट्स दे आर चेंज इनटू प्रोडक्ट. 10th में आपने पढ़ा है द रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए उनके लिए इतना इजी नहीं है. दे हैव टू पास सम बैरियर. और वो जो बैरियर बनाया हमने, मैंने रेड कलर का जो बैरियर है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू चेंज इनटू प्रोडक्ट. बिना एंजाइम के ये बैरियर बड़ा है, लेकिन जैसे ही हमने ब्लू कलर का ये जो एंजाइम ऐड कर दिया, ये बैरियर छोटा हो गया. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? इट लो डाउन्स द एक्टिवेशन एनर्जी. कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी है? प्लीज रेज योर हैंड if it is clear. Okay, very good. Okay, Pallavi, shabash. Okay, क्या clear है बेटे? Okay, जानवी, yes. Karsh, Anubhav, yes. Malika, Ritika. Okay, Meenakshi, very good. Anubhav, okay. Mayank, Malika, Ritika. Ritika, yes, clear. Is this clear now? Yes. Yes, okay. ma'am. Got it. Shabash. तो अब आप लोगों को ये पता चल गया है कि आई होप यू ऑल हैव मेड दिस डायग्राम आल्सो. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. एक्टिवेशन एनर्जी है. तो अब आप लोगों को पता चल गया कि एक बैरियर है. एंजाइम का सिर्फ एक फंक्शन होता है, टू लो डाउन दिस बैरियर, एंड दैट इज व्हाई द एंजाइम हेल्प इन एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. तो क्वेश्चन में ये आपने डायग्राम बनाया, तो इसमें नीचे लिखो रोल ऑफ एंजाइम in a chemical reaction. Role of enzyme in chemical reaction. इसके बारे में लिखो. It lowers, role of enzyme in chemical reaction, it lowers the activation energy it lowers the activation energy and allows the reaction. It lowers the activation energy and allows the reaction to proceed and lowers the reaction to proceed Ma'am, it will lower the energy. Yes, it lowers the activation energy and allows the reaction to proceed at a much higher rate. So what is activation energy? It is an energy barrier. It is an energy barrier for reactants. अगर एंजाइम ना हो तो ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना हमारी बॉडी के बस की बात नहीं है, तो काफी रिएक्शंस हो ही ना. तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में हमने पढ़ा. इट इज अ बैरियर, इट इज अ एनर्जी बैरियर फॉर रिएक्शन. ओके, तो आई होप क्लियर हो चुका है. अब इसी में एक चीज आती है, आप लोगों ने एक नेक्स्ट टॉपिक लिखो. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम. आई होप सभी को समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम. अब इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है, ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा ठंड हो, तो आपकी बॉडी काम ही नहीं करती. तो इट इज द मेन फैक्टर इज टेम्परेचर.
तो टेम्परेचर में ग्राफ आप बनाओगे, ना ज़्यादा लो टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ऑप्टिमम पे मैक्सिमम। ये 0 डिग्री आ गया, ये 100 डिग्री आ गया, या अबव 100 डिग्री आ गया। ऑप्टिमम 20, 30, 40 इस टेम्परेचर पे बॉडी वर्क्स बेस्ट। और आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज आवर बॉडी टेम्परेचर 98.6. और डिग्री सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। Yes, 37 डिग्री सेल्सियस। तो एंजाइम्स वर्क्स बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, लिखो एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। और आप लोगों को पता है, बताया हुआ है ये मैंने। लक्ष्य, कैन यू टेल मी व्हाट हैपन इफ द टेम्परेचर इज हाई? What happen if the temperature is high? The enzymes will get, do you remember that? अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, अगर लो टेम्परेचर हुआ तो क्या होगा? Not effective. अच्छा, They will become inactive. I used a separate term for that. At high temperature, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे एंजाइम्स में। नहीं बच्चे, I used a term for that. The enzymes, the enzymes get, वगैरह स्लो होगी। एंजाइम कैटालाइज। no, enzymes get denatured. The enzymes get denatured. बताया था आपको एक एग्जाम्पल, एग से ऑमलेट बन जाता है क्योंकि आपने एग का जो प्रोटीन था, एग वाइट, एग प्रोटीन, एग येलो योक होता है और उसमें फैट होता है, लेकिन एग वाइट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। बॉडी बिल्डर्स एग वाइट खाते हैं, इट इज रिच इन प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है, पहले लिक्विड होता है, इट गेट्स डीनेचर्ड। अब ऑमलेट बनाते हो, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो क्या आप दोबारा उसको बना सकते हो लिक्विड? नो, क्योंकि उसकी शेप ही खराब हो चुकी है, उसके सेल्स, उसके एंजाइम्स जो है डीनेचर हो चुके हैं। तो एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर दे आर इनएक्टिव। और ये आपको बात बताई थी कि हम कोई फ्लैश लेके आते हैं, चिकन मीट आप लेके आते हो, आप स्टोर करते हो रेफ्रिजरेशन करते हो, क्यों? क्योंकि दे गेट एंजाइम्स, दे आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर, मैम? ओके बच्चे देखो, इसमें मैंने बताया आपको कि एंजाइम्स को अगर हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो दे गेट डीनेचर्ड, खराब हो जाते हैं, दोबारा वापस ही नहीं बन सकते। जैसे एग से ऑमलेट बनाया आपने, एग को तोड़ के लिक्विड था सॉलिड बना दिया, दोबारा आप एग बनाने की कोशिश करो, उसको शेल में डालने की, लिक्विड बनाने की कोशिश करो, होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स के डीनेचर्ड। और अगर लो टेम्परेचर पे रखते हो, दे डू नॉट वर्क एट ऑल एट लो टेम्परेचर। जैसे फ्रीजर में कोई चीज रखी है तो उस पर कोई बैक्टीरिया नहीं आता, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो वैसे का वैसा रहता है, इट फ्रीजेस एट लो टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले आया आपके पास टेम्परेचर, और शायद अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था पीएच। तो एंजाइम्स वर्क्स बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड दीज थिंग्स टू यू। पल्लवी, आपको भी समझ आ रहा होगा बेटे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच का क्या मतलब है। अगर पीएच, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, पेप्सिन, पेप्सिन जो है, जो हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा है, वो एक्टिव होता है पीएच 0 या 2 पे। और अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो इट वर्क्स बेस्ट एट पीएच ऑफ 8। तो इनका हर एक का अपना अपना पीएच है। The enzyme pepsin works best at optimum temperature pH of around 2. Trypsin at pH of around 8. Okay, अगर इसका pH आप चेंज करोगे तो they will not work at all. तो please write down टेम्परेचर के लिए ने लिख लिया, enzymes work best at optimum temperature 37 degree Celsius and you need to make the diagram also. और आपको बता भी दिया हाई टेम्परेचर पे डीनेचर, लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव। इसीलिए हम सारे खाने को प्रिजर्व करते हैं, बिकॉज बैक्टीरियाज या एंजाइम्स दे बिकम इनएक्टिव। अब सीमेन है, स्पर्म्स हैं, अगर आप लोगों को पता हो कि बुल्स का सीमेन,
काउज में लेके आते हैं, काउज में स्टोक इंसेमिनेट करवाते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की बुल्स जो हैं, वहाँ का जो गाय भैंसें हैं बहुत दूध देती हैं, हम पढ़ेंगे बायोटेक चैप्टर में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। तो उसमें एक बुल का सीमेन लेके आना है, वहां से स्पर्म्स लेके आना है। यहाँ पे 200 से 300 काउज को हमने इंसेमिनेट कर रहे हैं फ्रॉम अ सीमेन ऑफ अ सिंगल बुल। तो वहां से यहाँ तक लेके आ रहे हो, कैरी कर रहे हो, यू आर कीपिंग इट इन एन, एनीवन कैन एनीवन टेल मी किस में लेके आ रहे हैं हम उसको? हम Freezer. उसको हम उसको लेके आते हैं लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर में रखें। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है -192 डिग्री सेल्सियस। -192 डिग्री सेल्सियस है। आजकल आपने देखा होगा हम फ्रोजन आइसक्रीम्स खा रहे हैं, वो क्या करते हैं, प्लेट पे रखते हैं, दूध डालते हैं, आपने फ्रूट्स डाले, वो दे फ्रीजेस इंस्टेंटली, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन से बनाई गई हैं, वो इंस्टेंट फ्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, -192, भूलना ही नहीं है किसी ने। तो वहां से सीमेन यहाँ लेके आ रहे हो, बिकॉज लो टेम्परेचर से उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, दे बिकम इनएक्टिव। तो जो आजकल आइसक्रीम्स बना रहे हैं, वो एक बिल्कुल एक फ्लैट प्लेट रखते हैं और प्लेट के नीचे लिक्विड नाइट्रोजन होता है और वो फ्रीज करेगा। जैसे ही आपने दूध डाला उस प्लेट के ऊपर, वो फ्रीज हो गया। शुगर डाली, फ्रीज हो गई। बनाना डाला, वो फ्रीज हो गया। दिस इज हाउ दे आर मिक्सिंग एवरीथिंग, रॉ मिक्स कर रहे हैं और एंड दे आर गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ आइसक्रीम्स। दे आर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन फॉर दैट। तो लिक्विड नाइट्रोजन आप अगर कमरे में रखते हो तो उसमें से धुआं निकलेगा। काफी मूवीज में वो दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा देर तक धुआं निकलता रहता है। वॉल्केनोज नकली इरप्ट करवाते हैं, तो वो गर्म लावा नहीं होता, गर्म धुआं नहीं होता। दे यूज दिस लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट पार्ट लिखो आप एंजाइम्स के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने, अब सपोज आप लोगों ने अभी चाय पी या मिल्क पिया, अभी सबको सपोज 5 o'clock आप सबका मिल्क टाइम है, तो आपने बॉर्नविटा शेक पिया या कॉफी पी, कोल्ड कॉफी। तो अभी आपके पास, आपने पिया, दूध पिया, तो यू हैव टेकन लेक्टोज, और इस लेक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है आपकी बॉडी में, लेक्टेस। पता है सभी को, अभी मैंने बताया एंजाइम। और 10 लेक्टोज हैं तो 10 एंजाइम्स चाहिए, लेकिन आपके पास थे सिर्फ 3 एंजाइम्स ने सिर्फ 3 लेक्टोज को किया। एक टाइम पे सिर्फ 3 बने, 3 प्रोडक्ट। फिर जब वो 3 निकल गए, फिर 3 एंजाइम फिर से आ गए इसके पास, तो इट इज टेकिंग टाइम। तो किसकी कंसंट्रेशन पे ये डिपेंडेंट है? सबस्ट्रेट। इसीलिए कई बच्चे दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कईयों को लेक्टोज इंटॉलरेंस होती है, दूध पीते ही उल्टी आ जाती है, दूध का नाम सुनते ही उनको लगता है मैंने नहीं पीना। कोई है आपकी क्लास में ऐसा बच्चा इसको लगता है कि मेरे से दूध नहीं डाइजेस्ट होता, मुझे वॉमिट आती है, मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होता? और कई बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं दिन में 3 या 4 बार दूध पियेंगे, बट इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। You must have it by keep using some additive things like Bonvita and all. Bonvita में कहते हैं जो DHA है, that is very good for your brain. So I think आप लोगों को समझ आ रहा है सभी को। तो substrate concentration is very important. Substrate concentration में क्यों important है? क्योंकि जितना सबसे, अब 100 मॉलिक्यूल, सपोज आपने दूध ही इतना 2 कप दूध पी लिया, मॉलिक्यूल्स इतने बढ़ा दिए आपकी बॉडी में, एंजाइम ही नहीं था, तो आप कहोगे घंटा लग जाएगा आपको, आप कहोगे मुझे भूख नहीं लग रही, मैंने दूध बहुत पिया हुआ है, बिकॉज इट इज टेकिंग टाइम टू डाइजेस्ट। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में लिखो, सबसे पहले लिखोगे द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन the increase in substrate concentration
increases the rate of the increase in substrate concentration increases the rate of concentration but becomes saturated after time. Increase in substrate concentration increases the rate of chemical reaction but saturates with time. Why it gets saturated with time? पता चल गया आप लोगों को, क्योंकि है ही नहीं है, एंजाइम ही नहीं है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने वाले। तो एंजाइम की एक्टिविटी को ये तीन चीजें कंट्रोल कर रही हैं, जिसमें आपने मेन पढ़ा टेम्परेचर, फिर पढ़ा आपने पीएच, और फिर आपने पढ़ा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसी में एक और चीज आती है ब्लैकमैन, ये लिखना नहीं है आपने, सिर्फ सुनना है, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, इसने क्या बोला? इसने कहा कि अगर आपके पास 10 एंजाइम्स हैं और 10 सबस्ट्रेट हैं तो रिएक्शन हो जाएगी आराम से, प्रोडक्ट बन गया आपका, 10 प्रोडक्ट्स बन गए, बिल्कुल इजी। एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन किया, प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन अगर आई हैव चेंज दिस वैल्यू फ्रॉम 15, अब कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? हु विल टेल मी? मुझे हम पढ़ रहे हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ब्लैकमैन लॉ, ये नाम साइंटिस्ट का है ब्लैकमैन। उसने कुछ एक फैक्टर्स बताए। उसने कहा कि अगर 10 एंजाइम थे, 10 सबस्ट्रेट थे, जिसने अभी किसी का नेटवर्क इशू था तो आई एम रिपीटिंग फॉर दैट स्टूडेंट, कि 10 एंजाइम थे, 10 सबस्ट्रेट थे, तो 10 प्रोडक्ट बन गए, बिल्कुल इजी। लेकिन अब क्या हुआ कि एंजाइम 10 है लेकिन सबस्ट्रेट 15 है। अब आपके अकॉर्डिंग कितने प्रोडक्ट बनेंगे? प्लीज टेल मी, कैन एनीवन टेल मी द आंसर? 10? 10 it will become. 10 बनेंगे। इट विल बी 10। तो जितना मर्जी आप इसको बढ़ा लो, तो लिमिटिंग फैक्टर जिसके पास कम है वो कंट्रोल करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट फैक्टर, चाहे एंजाइम है चाहे सबस्ट्रेट है। उल्टा भी कर देंगे, अगर ये 15 एंजाइम भी कर दो लेकिन सबस्ट्रेट ही 10 है तो प्रोडक्ट 10 नहीं बनेंगे। तो इस केस में ये हो जाएगा स्लोएस्ट फैक्टर। तो ब्लैकमैन साइंटिस्ट था, इसने बताया कि इट इज द स्लोएस्ट फैक्टर विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। सिर्फ सुनने के लिए था आपके, क्योंकि ये नीट में आता है कई बार क्वेश्चन, नो नीड टू राइट इट डाउन, आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया। तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अब कई बार क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, सो आई एम मेकिंग एन एग्जांपल, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और इसी की शेप का इनहिबिटर आ गया। ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया, एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों मिलने चाहिए थे, लेकिन अब एक आ गया इनहिबिटर। इनहिबिटर वो होता है जो इनहिबिट करता है, जो रोकता है। तो इनहिबिटर क्या कर रहा है? इट इज स्टॉपिंग द सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट थी, एक्टिव साइट पे या तो सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है क्योंकि इसकी शेप सेम है, या फिर इनहिबिटर। तो व्हाट इज डूइंग इनहिबिटर? इनहिबिटर इज कंपीटिंग, कॉम्पीट कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है। इनहिबिटर इज कंपीटिंग फॉर विच साइट? एक्टिव साइट। और अगर आप देखो तो ये बड़ा है, ज्यादा एक्टिव है, तो इट विल ट्राई टू बाइंड। मुझे किसका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड। यस, ओके मलिका, ओके मलिका, आई एम रिपीटिंग। बच्चे अभी हम पढ़ रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो दोनों मिलते हैं। एंजाइम एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को ज्वाइन करवाता है और दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, देयर इज सम इनहिबिटर
which also competes with the substrate for this active site. और इनहिबिटर देखने में कितना बड़ा है, तो ये जल्दी आके इसके साथ बाइंड करेगा, एंड एज इट्स स्ट्रक्चर इज सेम, आप देख सकते हो इसकी शेप बिल्कुल सेम, इसने अपने आप को ऐसा बना लिया, और इनहिबिटर नाम से पता चल रहा है कि इट इनहिबिट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम के साथ इनहिबिटर ज्वाइन कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन करना चाहिए था आपका सबस्ट्रेट। नाउ इनहिबिटर, एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर इनहिबिटर का साइज बड़ा हो बट शेप सेम ना हो? नहीं नहीं नहीं, इनहिबिटर मिमिक करता है, इनहिबिटर का फंक्शन ही है, इट ट्राइज टू मिमिक द एक्टिव साइट, उसको कॉपी करता है। ओके, ठीक है, वो एक्टिव साइट पे ही उसने जुड़ना है, क्योंकि उसने इनहिबिट करना है, उसने रोकना है सबस्ट्रेट को आने से, एंड इट ब्लॉक्स, नाउ इट ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम कोई काम नहीं कर सकता। एंजाइम, अब आप इमेजिन करो कि लॉक में आपने गलत चाबी डाल दी और वो अड़ गई, तो ये इसमें केस हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में। राइट डाउन दी हेडिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और आपको समझ भी आ रहा होगा क्योंकि टॉपिक इजी है। यस पल्लवी, इज एवरीथिंग क्लियर? एंड यस मीनाक्षी? Yes, ma'am. ओके, बाकियों को भी क्लियर आ रहा है बेटे। जानवी, जिसको नहीं समझ आएगा प्लीज आस्क मी। रितिका, तन्वी, रिया, जिसको भी लगता है, पलक, महक, प्लीज आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। तो एंजाइम ने एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को ज्वाइन करना था, बट अनफॉर्चुनेटली इनहिबिटर आ गया, इनहिबिट्स द एक्टिव साइट एंड ब्लॉक्स इट्स एक्टिविटी। तो दिस इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप लिखोगे when inhibitor blocks the active site of enzyme, when inhibitor blocks the active site of enzyme, when inhibitor blocks the active site of enzyme, as it closely resembles the structure of substrate, as it closely resembles the structure of substrate, मैम साइट ऑफ एंजाइम के बाद क्या है? as it तो closely स्ट्रक्चर के बाद as it closely resembles the structure of substrate. This inhibitor competes with substrate. This inhibitor competes with substrate for obtaining enzyme. It is known as competitive inhibition. for obtaining. For obtaining enzyme, it is known as competitive inhibition. It is known as competitive inhibition. Given, write down the example. पहले अपनी रिएक्शन लिखोगे, एंजाइम प्लस इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। एक एंजाइम का नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। नीट का पेट क्वेश्चन है ये।
इसका सबस्ट्रेट है दिस वन एंड इसका इनहिबिटर, ये सबस्ट्रेट है जिसको जुड़ना चाहिए था, दिस इज इनहिबिटर, और इनहिबिटर का नाम है मेलोनिक एसिड। आप मेलोनेट लिख लो। तो इसमें एक एग्जांपल आती है, ये इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो एक एंजाइम है जिसके पास आना चाहिए था ये सबस्ट्रेट, बट ये सबस्ट्रेट नहीं कंबाइन कर पाता, इनहिबिटर आ जाता है और ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इसमें आप लिख सकते हो, पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आई टेल यू। मैम एक सेकंड चैप्टर से डाउट था। ओके, मुझे let me complete this topic. If Nishmeet has a doubt, तो I'll ask you, okay, after the class, ठीक है? Okay, ma'am. तो आपने इसमें लिखा, अब आपने डायग्राम ड्रॉ किया तो इसमें लिख लो। एग्जाम्पल लिखोगे, एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, स्पेलिंग लिखे हुए हैं SUCCINIC, डिहाइड्रोजनेज oxidizes succinic acid to fumaric acid. Oxidizes succinic acid to fumaric acid. Dehydrogenase. Succinic dehydrogenase oxidizes OXIDIESES succinic acid to fumaric acid. But malonate resembles in structure with succinic acid. रिपीट करना लास्ट लाइन। But malonate, MALONADE, malonate resembles succinic acid. But malonate resembles succinic acid and blocks its pathway. अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये कभी रिवर्स नहीं हो सकता, क्या ये कभी कॉम्प्लेक्स रिमूव नहीं हो सकता, दिस एक्टिव साइट, दिस इज सॉरी एंजाइम और इनहिबिटर को अगर हमने रिमूव करना है और ये सबस्ट्रेट को लगाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? Yes, this reaction can be reversed by increasing the concentration of substrate. अगर आप इसका नंबर बढ़ा दोगे, अगर यहाँ पे सिर्फ 1 है तो ये नहीं ज्वाइन कर पाएगा, 5 है तो नहीं कर पाएंगे, बट इफ इट इज 10 इन नंबर, इट इज मोर देन रिक्वायर्ड, देन इट कैन रिवर्स, ये इसको रिमूव कर देगा क्योंकि आसपास सारे आके सोल्जर्स चिपक जाएंगे, देन इट हैज टू बी रिमूव, और दिस इज द ओनली वे टू रिवर्स दिस रिएक्शन। ओके, सक्सिनिक एसिड के बारे में रिपीट करना। It resembles succinic acid and blocks its pathway.
अब लास्ट टॉपिक बिल्कुल लिखोगे आप। Effect of substrate concentration on effect of substrate concentration on velocity of enzyme action. कौन स्टूडेंट ट्राई करेगा मुझे इसका आंसर देने के लिए? कहते हैं सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट आता है एंजाइम पे, और हमने ये फैक्टर्स में पढ़ा था। तो कैन एनीवन ट्राई एंड टेल मी व्हाट विल हैपन if the substrate concentration is increased? What will happen to the rate? बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि Increase. अगर yes it will increase, 4 substrate हैं, 4 एंजाइम है, ये रेट ऑफ एक्शन विल बी हाई, प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद अगर सबस्ट्रेट इनिशियली, ऑब्वियसली इनिशियली ज्यादा होंगे, इनिशियली ज्यादा है मतलब 16 सबस्ट्रेट है तो सिर्फ 4 ही बाइंड कर पाएंगे, 4 प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन खत्म होनी शुरू हो जाएगी, तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। बट जब ये जीरो हो गए तो एंजाइम तो बहुत है, तो प्रोडक्ट जीरो बनेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट ही जीरो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड, बट वो खत्म हो जाएगी क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है। और एक टाइम ऐसा आया था जब ये रिएक्शन जो थी ये एब्रप्टली इंक्रीज की थी। यू कैन लुक हियर द स्टीप, और ये मैक्सिमम का आधा है, दिस इज योर, सॉरी दिस इज योर मैक्सिमम, मैक्सिमम का हाफ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम का हाफ। वेलोसिटी जो है इस टाइम पे हाफ थी, डायग्राम से देखने से पता चल रहा है कि इट इज हाफ। और ये स्पेशल एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था माइकेलिस कांस्टेंट। माइकेलिस कांस्टेंट ने वी मैक्स के बारे में बताया था, अगर वो आधा होगा तो स्टीपेस्ट होगा। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई कि सबस्ट्रेट अगर बड़ा है, ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ओके, इट इज क्लियर विद, ओके गॉट इट। सो ये चीज को, रेट ऑफ रिएक्शन को देखा एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था माइकेलिस। तो माइकेलिस ने बोला कि आधे टाइम में आधी वेलोसिटी, जब वो हाफ के वेलोसिटी हाफ है, मैक्स के हाफ है, तो वहां पे स्टीपेस्ट कर्व आता है। तो उसने ये इस कांस्टेंट को, इस रीजन को बोल दिया के एम। यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे के एम। दिस इज योर km and this is constant km, k small m small। इसका नाम दे दिया माइकेलिस कांस्टेंट। तो लिखो इसके बारे में, माइकेलिस कांस्टेंट, MICHAELIS, माइकेलिस कांस्टेंट। द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हम सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which the chemical reaction, the substrate concentration at which the chemical reaction catalyzed by enzyme chemical reaction catalyzed by enzyme catalyzed by enzyme
produces half maximal velocity. I'm repeating, Pallavi, likho bete. The substrate concentration at which chemical reaction catalyzed by enzyme produces half maximal velocity. तो जैसे ही substrate concentration half of maximum हो जाएगी जो एंजाइम के साथ चल रही है, तो उसको हमने नाम दे दिया माइकलिस कांस्टेंट. एंड यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो. इस डायग्राम में मैक्सिमम पार्ट है ये. दिस इज योर V max, this is your V max, and this is your V max half. और V max half में यहाँ पे आपने लिखा Km, Michaelis constant. अंश mute yourself बेटे. अंशराज, your mic is on बेटे. अंश बेटे mute yourself. अंशराज. Ansh, if I am audible, bete mute yourself. Anshraj.